हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSS, UP SSC, SSC, MTS, स्टेनोग्राफर या इसके साथ साथ आप यूपी लेखपाल, वीडियो, SSC एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे स्टार्ट करेंगे और प्रश्न है कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। तो आत्मकथा का मतलब ही होता है अपने स्वयं के बारे में लिखना, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। तो कौन से ऐसे सम्राट हुए थे? तो ऑप्शन है आपके सामने शाह आलम और फर्रुखसियर, बी है बाबर और जहांगीर, सी है जहांगीर और शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने अकबर और औरंगजेब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे कौन से दो सम्राट हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बाबर और जहांगीर। अब बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो तुझके बाबरी के नाम से लिखी थी। और अगर जहांगीर की बात की जाए तो इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अब देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में, बाबर ने किस में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। इसकी आत्मकथा को बाबरनामा की रचना, इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, तथा जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा थी उसे तुझके जहांगीरी कहा गया। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद इतिहास मोतबिंद खां ने लिखा। जो जहांगीर के 16 वर्ष शासन करने के बाद जो इतिहास लिखा था वह किसने लिखा था? तो मोतबिंद खां के द्वारा लिखा गया था। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ से आप कौन कौन से क्वेश्चंस अपने दिमाग में सेट रखेंगे, तो पहला प्रश्न कि किन सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने किस नाम से लिखी थी? तो बाबरनामा के नाम से लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी किस भाषा में? फारसी भाषा में। और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह क्या थी? वह भी फारसी थी। तो रिलेटेड क्वेश्चन सभी एक साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि चित्रकारी के शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची। जो चित्रकारी है वह किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो हम सभी जानते हैं कि चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जहांगीर के शासनकाल को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल था वह किसके शासनकाल को कहा गया था? तो वह कहा गया था अकबर के शासनकाल को। कोई प्रश्न अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको याद आती जाएं उन्हें आप एक साथ रिकॉल करते जाएं कि हिंदी साहित्य का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए वे किसके शासनकाल को कहते हैं? तो वे कहते हैं अकबर के शासनकाल को। चित्रकारी का जहांगीर के शासनकाल को। और शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा गया था? तो इनके शासनकाल को कहा गया था स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। क्या कहा गया था? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। और स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? तो वह है आपका आगरा का ताजमहल। और अकबर ने क्या किया था? अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, जिसमें इसने क्या किया था? कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसीलिए इसके जो शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना भूलें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसका भी विश्लेषण पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें बताया गया है मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। तो जहांगीर ने चित्रकला के लिए चित्रणशाला की स्थापना कहाँ की थी? आगरा में की थी। और किसके नेतृत्व में की थी? तो चित्रकार का नाम क्या था? अका रिजा के साथ नेतृत्व में। जहांगीर के समय मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशन दास, अबुल हसन और मैसूर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो आप याद रखेंगे कि इनके समय में जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे अबुल हसन, बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम
द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इंग्लैंड के जो तत्कालिक राजा थे यानी कि जेम्स प्रथम, उनके द्वारा जहांगीर के शासनकाल में एक राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? ऑप्शन ए है जॉन हॉकिंस को, बी है विलियम टॉन्ट को, और सी ऑप्शन है सर टॉमस रो को, और डी है सर वाल्टर रेले को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ए हो जाएगा, और इसका विश्लेषण भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि बात करते हैं कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो जहांगीर के दरबार में कौन विदेशी दूत आया था? विलियम हॉकिंस आया था। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी तक 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनशब प्रदान किए थे। तो बात की जाए कि जहांगीर के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? विलियम हॉकिंस आया था। किसने भेजा था? तो इंग्लैंड के ब्रिटिश के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनके द्वारा भेजा गया था। कब आया था? किस सन में आया था? तो 1608 में आया था। कितने वर्षों तक रहा था? 3 वर्षों तक रहा था। 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? ऐसा कौन सा मुगल शहंशाह रहा जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था, वर्जित कर दिया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, बी है बाबर, सी है जहांगीर, और डी है औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जहांगीर के द्वारा तंबाकू को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। एक प्रश्न आपसे तंबाकू से रिलेटेड कई बार पूछा जा चुका है कि तंबाकू को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में तंबाकू को लाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ तो इसके बारे में बताया गया है, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप याद रखेंगे कि मादक पदार्थ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किसने रोक लगाई थी, तो किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी। इनके शासनकाल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इन्होंने चित्रणशाला की स्थापना कहाँ की थी? आगरा में की थी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट एक्स कहलाए। कौन से सम्राट कहलाए? ऑप्शन ए है शाहजहां कहलाए, बी है जहांगीर कहलाए, सी है बाबर कहलाए, या डी है अकबर कहलाए। तो जो खुर्रम थे वो आगे चल करके किस शहंशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए? या प्रश्न ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शहंशाह था जिसके बचपन का नाम खुर्रम था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि शाहजहां के बचपन के नाम को किस नाम से जानते हैं? तो खुर्रम के नाम से। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी कि जोधाबाई के गर्भ से 5 नवंबर 1592 को लाहौर में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो ये खुर्रम है ये किनके पुत्र थे? तो सीधी सी बात है कि ये जोधाबाई के गर्भ से जन्म लेते हैं, इसका मतलब ये अकबर के पुत्र थे। और अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर पुत्र था हुमायूं का। और हुमायूं किसके पुत्र थे? तो हुमायूं पुत्र थे बाबर के। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्कर और हिंदाल, जिनमें से हुमायूं के हुए अकबर, और अकबर के हुए कौन? तो अकबर के हुए शाहजहां, यानी कि आपके जोधाबाई के गर्भ से जन्म लेते हैं। और फिर शाहजहां के ही पुत्र क्या हुए? आपके जहांगीर हुए। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऐसा कौन सा मुगल शासक हुआ जिसने अपनी राजधानी आगरा से परिवर्तित करके दिल्ली शिफ्ट कर दी थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, और डी है बहादुर शाह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ऑप्शन ए है अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली ले गया था, या फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था, या मंगोल आक्रामक चंगेज खान ले गया था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के चली गई थी। तो जो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कोहिनूर हीरा भी, तो ये कौन लेकर के चला गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि फारसी आक्रामक नादिर शाह के द्वारा इसे लूट कर ले जाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अभी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे फारसी आक्रामक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। साथ ही शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी लेकर के चला गया था। तो पहली बात की ये किसका जो है तख्ते ताउस किसका था, तो शाहजहाँ का था, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये किसके शासनकाल में लेकर के गया था, तो उत्तर मुगल काल में इस पर जो है उस समय कौन आसीन था, तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद बादशाह जो है आसीन था, और उसी समय नादिर शाह इसे लूट करके ले गया था 1739 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में रखा गया था, आगरा के नए किले में रखा गया था, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में रखा गया था, या दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। तो यहाँ तो दो क्वेश्चन आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन इन दोनों में आपको भयंकर वाला कन्फ्यूज़न होने वाला है। तो चलिए हम बता देते हैं कि जो आपका तख्ते ताउस था वह रखा कहाँ गया था, तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में तख्ते ताउस को रखा गया था। 1739 में कौन लेकर के गया था, नादिर शाह लेकर के गया था। कौन सा आक्रमणकारी था, फारसी आक्रमणकारी था। देखिए चीज़ें अगर हम बार बार रिकॉल करेंगे, इससे क्या होगा कि वीडियो के एंड तक हम ये सारे क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे और इन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा में है, बी है जयपुर में है, सी है लाहौर में है और डी है अहमदाबाद में है। तो मोती मस्जिद की बात की जाए, ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। अब शाहजहाँ से जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ ने क्या किया था, तख्ते ताउस का जो मेन प्रतिनिधि था वह भी शाहजहाँ ही था, और इसको कौन लूट के ले गया था 1739 में, नादिर शाह फारसी आक्रमणकारी लूट करके ले गया था। ये कहाँ रखा जाता था, तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा जाता था। और क्या किया था शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, आगरा में करवाया था। और अगर बात की जाए कि दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, और औरंगजेब को एक उपनाम यानी कि जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक हमने रिकॉल किए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है वह है कि निम्नलिखित, देखिए प्रश्न भी वही आ गया है जिसका हम विश्लेषण कर रहे थे कि निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो फटाफट से अब आप बता लेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औरंगजेब। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की भी एक घटना बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित रही है, क्योंकि इसने एक बार क्या किया था कि राजपूत के सिरों की एक मीनार बनवा दी थी। मतलब उनके इतने सिर कटवाए थे राजपूत सैनिकों की कि उनके सिरों को इकट्ठा करके उसने एक क्या किया था, मीनार का निर्माण करवा दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आक्रामक शासक रहा। इसके अंदर दयालुता देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली। जो उदारता और दयालुता अकबर के शासनकाल में रही थी वो सारी चीज़ें विपरीतार्थक देखने को मिलती हैं औरंगजेब के शासनकाल में। और इस क्रूरता के कारण ही इसे क्या कहा गया था, जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया था। इसने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था, दिल्ली में करवाया था। और आगरा वाली का किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए है आजम, बी है कामवक्स, सी है अकबर द्वितीय और डी है मुअज्जम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। औरंगजेब का बाद में उत्तराधिकारी होता है मुअज्जम। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। यानी कि ये मुअज्जम कौन था, तो ये मुअज्जम वही था जिसे हम इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। उसने 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। तो शाह ए बेखबर, मुअज्जम, ये दोनों नाम किसके हैं, तो बहादुर शाह प्रथम के हैं। ये किसका उत्तराधिकारी हुआ, तो ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा कौन सी थी। तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी कुछ ही देर पहले। तो ऑप्शन ए है अरबी, बी है उर्दू, सी है फारसी और डी है हिंदुस्तानी।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा कह सकते हैं या कार्यकारी भाषा कह सकते हैं, कौन सी थी? तो फारसी थी। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है मुगल शासकों के दरबारी अथवा राजभाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो देखिए वही बात आपके सामने निकल करके आ रही है कि अकबर ने क्या किया था, इन सभी ग्रंथों का, जो भी हिंदी और संस्कृत के ग्रंथ थे उनका अनुवाद किस में करवाया था? तुर्की और फारसी और अरबी भाषाओं में करवाया था, ताकि वो लोग भी इसको आसानी से समझ सकें और इनके बारे में जान सकें। इसीलिए इनके शासनकाल को क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं ने, बी है अकबर ने, सी है शाहजहां ने और डी है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाल किले का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। और आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। भले ही आपको लग रहा हो कि एक ही प्रश्न कई बार बोला जा रहा है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस यहीं पर क्लियर होते चले जाएंगे। तो अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की थी। वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करा के उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे कि शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और इन्होंने आगरा में क्या किया था? मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली में क्या किया था? तो दिल्ली की ही भांति जैसे अकबर ने दिल्ली में फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में क्या किया था? शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। और क्या किया था इसने? और इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया था और बहुत ही महान कृति कह सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी में, बी है औरंगाबाद में, सी है हैदराबाद में और डी है जौनपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, औरंगाबाद में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो भारत में बीवी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब किसने करवाया था? औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम यानी कि रबिया उद दौरानी की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वह सिर्फ इतना ही है कि इस बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था औरंगजेब ने। कहाँ करवाया था? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे ताजमहल की फूहड़ या भद्दी नकल के उपनाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ऐसा कौन सा आपका कहेंगे कि स्थल है, ऐसा कौन सा स्थान है, भवन है जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ऑप्शन ए है आगरा का किला है, बी है लाल किला है, सी है ताजमहल है और डी है बुलंद दरवाजा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो ताजमहल है शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति रही है, ये लंबाई और चौड़ाई में लगभग बराबर है। अब इसके बारे में देखिए क्या ही बातें कही गई हैं। कहा गया है ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। आकार में वर्गाकार, कैसा है? वर्गाकार। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजमहल की आकृति है वर्गाकार, त्रिभुजाकार या आपके आयताकार, तो आप क्या कहेंगे? वर्गाकार। इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है और ये संगमरमर का जो पत्थर है उस समय कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना की खान से लाया गया था। देन अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है शेरशाह और डी है नादिर
शाह। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल को बनवाया गया था, जो स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति रही है, जो कैसा है? तो वर्गाकार है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में लगभग बराबर प्रतीत होता है। और नादिर शाह के बारे में हमने क्या देखा था कि ये शाहजहां के द्वारा बनवाए गए तख्ते ताउस को 1739 में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह लूट करके ले गया था। ये नादिर शाह के बारे में हम चीज़ों को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि अब देखिए ताजमहल के बारे में भी कुछ पढ़ लीजिएगा। समुद्र तल से 171 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित, समुद्र तल से जो ताजमहल है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 171 मीटर ऊंचाई पर स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया था। कब करवाया था? तो ये 1653 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ। इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यह मुगल वास्तु शैली में निर्मित है। ऑप्शन आपका जो था कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ताजमहल के वास्तुकार थे, ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, बी है नॉर्मन फोस्टर, सी है हेनरी इरविन, डी है उस्ताद धनी उतबुद्दीन। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है यह एक भव्य मकबरा है, बी है इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, सी है ये आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, और डी है इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आप ताजमहल देखने गए हैं तो आप उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो इसका सही क्या नहीं होगा? इसका सही नहीं होगा कि यहाँ पर बनाए जाने वाले व्यक्तियों के नाम उत्कीर्ण नहीं है। देखिए ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण है। क्या लिखा हुआ है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजमहल की दीवारों पर या ताजमहल पर उत्कीर्ण है कुरान की आयतें, या आपके तुर्की भाषा में आत्मकथाएं हैं, या बनाने वालों के नाम उत्कीर्ण है, या मुगल वंश की वंशावली स्थित है। तो क्या चीज़ें हैं? तो आप याद रखेंगे कि कुरान की आयतें उत्कीर्ण की गई हैं। इन पर उत्कीर्ण का कार्य अमानत खां सिरजी ने किया था। ये जो उत्कीर्ण करने का काम था, लिखने का काम था, वे किसने किया था? अमानत खां सिरजी ने किया था। इसका नाम ताजमहल के द्वार पर अंत में उत्कीर्ण है, यानी कि इसका भी नाम उत्कीर्ण है। लेकिन कहाँ? तो ताजमहल का जो द्वार बना हुआ है उसमें सबसे अंत में इसका अमानत खां सिरजी का नाम उत्कीर्ण किया गया है, किंतु कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्ण नहीं है। यानी कि ताजमहल को बनाने वालों के नाम नहीं लिखे गए हैं, बल्कि ताजमहल पर जो आयतें लिखने वाले थे कौन? तो अमानत खां सिरजी, इनका नाम द्वार के अंत में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये क्या है? तो ये एक भव्य मकबरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके मुमताज़ बेगम है उनकी मकबरा ही बनाया गया है। एक मृत व्यक्ति है जो दफनाने के बाद उसके ऊपर ताजमहल बनवाया गया है, तो ये एक मकबरा ही कहलाएगा। इसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है, बिल्कुल। और ये आगरा फोर्ट के बाहर भी स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मिलान से रिलेटेड। इस तरीके के प्रश्न बहुत ही पूछे भी जाते हैं और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में ध्यान देंगे तो ये बहुत आसानी से हल भी हो जाते हैं। जैसे आगरा का किला शेर शाह के द्वारा बनवाया गया, ताजमहल अकबर के द्वारा, और पुराना किला शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, बी सी ए, सी बी ए, या सी ए बी। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ईजी है वह आप मिला लीजिएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने। फिर अगर बात की जाए कि आगरा का किला किसने बनवाया है? अकबर ने, ताजमहल शाहजहां ने, अब बचता है पुराना किला, तो ये बनवाया है शेर शाह ने। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी सी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। जैसे शाहजहां ने क्या बनवाया है? तो ताजमहल बनवाया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है, औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है, इसी के साथ साथ बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी बनवाया है, जिसे ताजमहल की भद्दी या फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। और आगरा का किला किसने बनवाया है? तो वो अकबर ने बनवाया है। और पुराना किला किसने बनवाया है? तो शेर शाह ने बनवाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद
किस सदी में बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 15वीं, बी है 16वीं, सी है 17वीं और डी है 18वीं। तो हम याद रखेंगे कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है यह कब बनवाई गई थी? तो 17वीं सदी में बनवाई गई थी। अब चूंकि दिल्ली की जामा मस्जिद थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी पढ़ते चलेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी की 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माणकर्ता भी कहलाया। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नवाज पढ़ने आया करता था। पूछा जा सकता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पूर्वी दरवाजे से नमाज पढ़ने के लिए जो है अलाउ किया गया था किन को? तो आम जनता को या महिलाओं को या सम्राट को? तो किसको किया गया था? स्वयं बादशाह को पूर्वी दरवाजे से क्या करना था? नमाज पढ़ने के लिए प्रवेश करना था। तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारे उत्तरी तथा दक्षिणी में सामान्य प्रजा के लिए खुले हुए थे। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मेरे साथ कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद में पूर्वी दरवाजे से बादशाह नवाज पढ़ने के लिए प्रवेश करते थे, बाकी उत्तर और दक्षिण के दरवाजों से क्या था? सामान्य जनता प्रवेश करती थी। इसके साथ साथ दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया और बीवी के मकबरे का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अकबर के द्वारा करवाया गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होंगी और यहीं के यहीं याद भी होती जा रही होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ऑप्शन ए है लाहौर के साथ, बी है मुल्तान के साथ, सी है आगरा के साथ और डी है पूर्वी बंगाल के साथ। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो कि शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी और ये पंजाब को जोड़ती किससे है? तो याद रखेंगे कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? जो शेर शाह है उसकी मृत्यु कहाँ पर लड़ते समय हुई थी? ऑप्शन ए है चौसा में, बी है कलिंग में, सी है कालिंजर में और डी है इनमें से कहीं भी नहीं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कालिंजर में। शेर शाह की मृत्यु लड़ते समय कालिंजर में हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उस समय उक्का नाम का अग्नियास्त्र चलाया जा रहा था। नेक्स्ट अगर हम इधर देखते हैं कि थोड़ा सा हम देखते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं शेर शाह के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे हम आगे के क्वेश्चंस को आसानी से कर भी पाएंगे। तो जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स आ जाता है कि शेर खान ने 1539 और 40 में कन्नौज में हराकर उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बाध्य किया। ऐसा किसने कहा था? तो हुमायूं के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे किस मुगल सम्राट ने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? तो हुमायूं को सबसे ज़्यादा पराजयों का सामना अपने जीवन काल में करना पड़ा, ऐसा ये मुगल सम्राट रहा और इसको परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। और हमने क्या पढ़ा था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, जबकि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और इसके साथ साथ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, समय, क्वेश्चन की संख्या, ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय भी दे सकते हैं और ये प्रश्न आपके सुपर टेट के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।